हेलो एवरीवन, स्टडी विथ पीके में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में इससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करता है? ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थियों के इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्नों के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है विद्यालय जीवन प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी है परीक्षा के अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। बता दें कि बच्चा में जब आप अधिक से अधिक प्रश्न करने का उसे अवसर प्रदान करेंगे तो उसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का गुण विकसित होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी है इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है। ऑप्शन सी है बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन से बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। समांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बता दें कि न ही लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, न ही लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, यानी बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना को। ऑप्शन बी है सहयोग की भावना को। ऑप्शन सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना को। ऑप्शन डी है तटस्थता की भावना को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना को, कोऑपरेशन की भावना को। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का भावना का डेवलप नहीं करना है। प्रतिद्वंद्विता यानी एक दूसरे से जलना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए आजीविका कमाना। ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना। ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। जब शिक्षक फुर्सत में हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं होगा। कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात तो वो वाली बात हो जाएगी कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब उसका जिज्ञासा ही शांत हो जाएगा तो फिर उसको आंसर बताने से क्या फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी बिल्कुल। ऑप्शन सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आपको बता दें कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सभी में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 15 वर्ष के बच्चे के लिए। तो ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यह सही हो जाएगा। आपको हम पिछले वीडियो में जब एनसीएफ और आरटी बताए थे तो उसमें बताए थे कि आरटी 2009 के द्वारा जो भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के कम है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी आपको इस
टिक करना पड़े इस क्वेश्चन के लिए तो 6 से 14 वर्ष होगा। यही दिव्यांग की बात की जाए तो दिव्यांग बच्चों के लिए यह उम्र 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी है शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो एक शिक्षक को अध्यापन विषय तथा बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन डी है बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो प्रमाणीकृत परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एडुकेशन का। जब हम पिछला वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें बताए थे कि परिवार एक इनफॉर्मल एडुकेशन का साधन है यानी अनौपचारिक शिक्षा का। यदि आपसे पूछ दे कि स्कूल एक साधन है तो फॉर्मल एडुकेशन का यानी औपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा में सिस्टम का आवश्यकता होता है। इसके बाद है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा वो होता है जैसे कि आप इग्नू से एडुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या NIOS से एडुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब नॉन फॉर्मल एडुकेशन में आता है, गैर औपचारिक शिक्षा में आता है। तो तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, स्कूल एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, परिवार एक साधन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। यदि आपसे पूछे स्कूल एक साधन है तो औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षा, फॉर्मल एडुकेशन का। यदि पूछते आपसे कि NIOS या फिर डिस्टेंस एडुकेशन या फिर इग्नू, ये सब किस में आएगा, किस प्रकार का साधन है, तो यह गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एडुकेशन का। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट हम देख लिए। अब नेक्स्ट है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए। ऑप्शन बी है उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन बी है बच्चों के उत्तरों को सही तरीक़ा से याद नहीं किया है, ऑप्शन सी है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन डी है व्यवस्था फेल हुई है। तो जब बच्चा फेल होता है तो उसमें बच्चा फेल नहीं होता, वह पूरा सिस्टम फेल होता है। तो यानी इसका डी सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुआ है। यदि सिस्टम अच्छा से काम करता तो निश्चित रूप से बच्चा फेल नहीं होता। तो यह सिस्टम के फेल्योर को दर्शाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक इस वीडियो का बस पहुंचाए जो इस बार बिहार BEd एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता, जो पहले से चला आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे यदि कोई लड़का रोता है तो उसे कहा जाता है कि लड़का होकर रोते हो, यानी क्या रोने का काम केवल लड़कियों का है, ऐसा नहीं है। तो ये जो चला आ रहा है परंपरा, इसे रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। इसके बाद है जेंडर बेस यानी एक तरफ झुकना, किसी भी एक तरफ झुककर बात करना, या तो लड़के के पक्ष में होकर या तो लड़की के पक्ष में, इसे जेंडर बेस कहते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा
त्रिध्रुवीय है, यानी एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। इसमें तीन ध्रुव को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला ध्रुव है टीचर यानी शिक्षक, दूसरा स्टूडेंट यानी छात्र, तीसरा कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम या इन्वायरमेंट। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं मूल्यांकन, टाइप्स ऑफ मूल्यांकन। पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यह ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, यह बीच में होता है। इसमें शिक्षक और छात्र का पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में है यूनिट टेस्ट। आप इसे ऐसे समझेंगे कि कोई शिक्षक हैं, वो एक पार्ट पूरा पढ़ा दिए हैं, इसके बाद फिर वो टेस्ट लेते हैं, तो उसके सहायता से वो चेक करते हैं कि बच्चा किस स्तर तक बातों को समझ पा रहा है। यदि वह बच्चा के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं तो अपने मेथड में वे कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। यदि वे बच्चे के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है तो अपने टीचिंग स्टाइल में भी चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से यह शिक्षक तथा छात्र दोनों का फीडबैक देता है। इसमें सुधार का गुंजाइश है, क्योंकि यह दोनों का फीडबैक देता है कि टीचर कितना अच्छा से पढ़ा रहा है या छात्र कितना अच्छा से पढ़ रहा है या सीख रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देख लिए, यह बीच में होता है यानी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। दूसरा देखते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। यह सत्र के अंत में होता है, यानी फाइनल एग्जाम जो होता है यह समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यानी नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या है? यह किसी भी छात्र के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए होता है कि कोई भी छात्र किसी विषय में पहले से कितना जान रहा है। तो यह होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी निदानात्मक मूल्यांकन। तो आप इसको इस प्रकार समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सीधा डायरेक्ट दवा नहीं लिख देता, उससे पहले जांच लिखता है, फिर जांच देखता है कि इसे कौन सा बीमारी है, फिर उसे दवाई लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन निदानात्मक मूल्यांकन में बच्चे की कमजोरी को जाना जाता है कि बच्चे किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसे जानकर फिर उस पर उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। फिर बच्चे को में जो कमजोरी होता है उसे दूर किया जाता है। तो यह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें बच्चे की कमजोरी का पता लगाया जाता है, उसे दूर करने पर काम किया जाता है। इसके बाद यह चारों पॉइंट देख लिए। पहला था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यह बीच में होता है, इसमें शिक्षक और छात्र का पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में यूनिट टेस्ट आएगा। समेटिव इवैल्यूएशन यह सत्र के अंत में होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यह विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान के संबंध में बच्चे की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें बच्चे की कमजोरी का पता लगाया जाता है और उसे दूर करने के उपाय पर काम किया जाता है। अब देखते हैं सीसीई। सीसीई क्या होता है? सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है, न केवल ज्ञानात्मक पक्ष पे। इसमें दोनों पक्ष यानी शैक्षिक और स्वशैक्षिक दोनों पक्ष शामिल होता है। शैक्षिक पक्ष यानी पेन पेपर बेस्ड और स्वशैक्षिक पक्ष यानी एक्सेप्ट पेन पेपर। तो इस प्रकार से यह वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।